रोहन की माँ, लो ये अपने पूजा पाठ का सामान। जितना याद आया था सब दुकान से लेकर आया हूँ। इस बार खूब मन से जमकर कृष्णाष्टमी मनाओ, क्योंकि कान्हा जी ने तुम्हारी मन की मुराद पूरी कर दी है। माँ ने चौंकते हुए कहा, कौन सी मुराद? पिताजी ने याद दिलाया। क्यों, क्या तुम्हारी इच्छा नहीं थी कि स्कूल के बाद रोहन का एडमिशन बड़े कोचिंग संस्थान में हो जाए और वो इंजीनियरिंग की तैयारी करने वहाँ चला जाए? हाँ, चाहती तो थी, पर इतनी दूर जाएगा ये नहीं चाहती थी, माँ ने रुआसी आवाज़ में कहा। वाह भाई वाह, सपना देखोगी कि बेटा इंजीनियर बने, पर वो रहे तुम्हारे आंचल में। ऐसा संभव नहीं है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, समझी? सब छोड़ो और सब लोग पूजा की तैयारी में लग जाओ। बेटी को बोले, रिया आज कोई फ़ोन हाथ में लेकर नहीं बैठेगा, ठीक है ना? चलो साफ सफाई में माँ का हाथ बटाने। ओह, पता नहीं सुबह सुबह किसका फ़ोन आ रहा है। अब किसके पास समय है आज के दिन बात करने का? देख तो रिया, कौन है जो इतना बेचैन है बात करने के लिए? माँ ने खींच कर कहा। कुछ लोगों के पास दिमाग नाम का चीज़ नहीं है। छोड़ो, जिसका भी है अपने आप ऊब कर रिंग करना छोड़ देगा। माँ मन ही मन बड़बड़ाते हुए कृष्णाष्टमी में अपने कान्हा जी को पहनाने के लिए फूलों की माला गूंथ रही थी। तभी बेटी कमरे में हाथ में फ़ोन लिए दौड़ी पूजा घर में आ गई और बोली, माँ माँ देखो ना, भैया का फ़ोन है, बात कर लो। भैया का है? परसों ही तो फ़ोन किया था। मैं कितना कुछ कह रही थी और वो सिर्फ हाँ हूँ कर रहा था। मन नहीं लग रहा होगा। यहाँ रहता था तो जन्माष्टमी की तैयारी के लिए धूम मचाए रहता था। देखना, वो पक्का पूछेगा कि माँ भोग में क्या क्या बना रही हो। छोटी बेटी रिया बोली, माँ हो सकता है उसके आसपास कोई और होगा, इसीलिए भैया कुछ नहीं कह पा रहा होगा। अभी वो बात करना चाहता है तो कर लो ना। अच्छा रहने दो, बाद में बात कर लूँगी। देख नहीं रही हो अभी ज़रूरी काम कर रही हूँ, और भी ढेरों काम बाकी है। पूजा घर साफ करना है, पूरे घर को फूलों से सजाना है, उसके बाद कान्हा जी को भोग लगाने के लिए तरह तरह के पकवान बनाना है। आज मैं बहुत व्यस्त हूँ। जाओ फ़ोन रखो और थोड़ा झूले को साफ कर दो। फिर से फ़ोन की घंटी बज उठी। रिया देख तो अब कौन है? माँ लड्डू की बूंदी तलते हुए बोली, माँ फिर से भैया का ही कॉल है। तुम पहले बात कर लो, बाद में व्यंजन बनाते रहना। नहीं नहीं, समय बहुत कम है। भोग नहीं बना तो कान्हा जी को क्या खिलाऊंगी? मेरे दोनों हाथ अभी व्यस्त हैं। जाओ जाकर पापा को दे दो, वो बात कर लेंगे। रिया ने फ़ोन को पिता के पास ले जाकर दे दी। पिता कॉल रिसीव करने से पहले ही भड़क गए और खींच कर बोले, ये लड़का पढ़ने गया है कि मटर गश्ती करने? 24 घंटा फ़ोन पर लटका हुआ रहता है। 4 महीने में 400 बार फ़ोन कर चुका है। हर बार एक ही बात, पापा यहाँ कुछ अच्छा नहीं है। कुछ अच्छा क्या होता है? पढ़ने के लिए गया है कि अच्छा बुरा देखने? माँ किचन से हाथ पोंछते हुए आई और पूछने लगी, बेटे से बात हुई? क्या कह रहा था आपसे? नहीं हुई, होती भी तो क्या? वो वही बात दोहराता, पापा यहाँ कुछ अच्छा नहीं है। अब जी जान लगाकर उतने बड़े कोचिंग संस्थान में भेज दिया, ये क्या कम बड़ी बात है? माँ थोड़ी चिंतित होकर बोली, ठीक है आपने बहुत अच्छा किया है उसके लिए, लेकिन वो बच्चा है अभी, माँ बाप से दूर पहली बार गया है, हाल समाचार पूछ लेने में क्या दिक्कत है? अरे भगवान, मेरी औकात नहीं थी उसे हॉस्टल में रखकर पढ़ाने की, लेकिन उसके कैरियर और तुम्हारे जिद के कारण मैंने जैसे तैसे पैसे का इंतजाम कर उसे इतनी दूर पढ़ने के लिए भेजा। अब सब कुछ मनपसंद कहाँ से मिलेगा उसे घर जैसा? घर से इतना लगाव रखेगा वो तो इंजीनियर क्या खाक बनेगा? माँ को पिताजी की बात अच्छी नहीं लगी, फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और अपने पूजा पाठ में लगी रही। पूजा में अगल बगल से पड़ोसी भी आए थे। सबने एक सुर में यही कहा कि बेटे रोहन के बिना घर सूना सूना लग रहा है।
बगल के पड़ोसी सरबाजी बोल पड़े, जो भी हो, घर भी बच्चों के बिना बिलखता है। उनकी बातों को काटते हुए पिताजी बोले, अरे शर्मा जी, लोटा और बेटा घर में रखने का चीज़ नहीं है, ये दोनों घर के बाहर ही शोभा देते हैं। बच्चों को भविष्य में कुछ अच्छा बनाना है तो उसे घर में बैठाने से नहीं होगा। जहाँ तक दूसरी बात है, आदमी के पास बच्चे को बाहर भेजकर पढ़ाने का औकात भी रहना चाहिए। बेचारे शर्मा जी पिताजी की बात सुनकर झेंप गए, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को 12वीं के बाद सरकारी कॉलेज में नामांकन करवाया था। माँ वक्त के नजाकत को देखते हुए सबको कान्हा जी के झूले के पास ले गई। बाल गोपाल के लिए उन्होंने अनेकों व्यंजन बनाए थे और बार बार यही कह रही थी कि सब रोहन के पसंद का है। उन्होंने भोग लगाने के बाद सबके साथ मिलकर आरती किया, सबको प्रसाद बांटा जा रहा था। तभी फिर से फ़ोन की घंटी बजी। रिया बोली, माँ भैया का। माँ बोली, लाओ दो मुझे, जल्दी से बात कर लेती हूँ। वो मोबाइल लेते हुए जल्दी से बोली, हाँ बेटा बोलो, जल्दी बोलो, मेरे पास समय नहीं है। आज जन्माष्टमी है ना, तो मैं इत्मीनान से बात बाद में करूँगी। मुझे पता है तेरा वहाँ दिल नहीं लग रहा है, लेकिन तू वहाँ पढ़ने गया है ना, इसलिए मन पढ़ाई पर लगाया करो, घर पर नहीं, है ना। उधर से बेटे की आवाज़ आई, माँ खाने में क्या बनाया है? सब तेरे पसंद का, मालपुआ, हलवा, रबड़ी, लड्डू, पेड़ा और जो जो तुझे पसंद वही तो कान्हा जी को भी पसंद है। पूरे के पूरे 36 व्यंजन है भोग में। सब प्रसाद खाकर उंगली चाट रहे हैं, लेकिन तू खाने पर ध्यान मत दे, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से जुट जा। तुझे इस बार मोहल्ले वालों को दिखा देना है कि तू वहाँ पैसा बर्बाद करने नहीं, इंजीनियर बनने गया है। ठीक कहा ना हमने। अब मैं फ़ोन रखती हूँ। माँ फ़ोन मत रखना। अरे बेटा, कल इत्मीनान से बात करूँगी, आज रहने दे, बहुत मेहमान हैं, सबको प्रसाद खिलाना है। माँ नहीं नहीं, मुझे सब पता है तू क्या कहेगा, अब कल बात करूँगी, कहकर माँ ने फ़ोन ऑफ कर दिया। फिर सबको सुनाने लगी, बचपन से ही नटखट है रोहन, बिल्कुल कान्हा जी की तरह। पकवान का नाम जानना चाह रहा था, कोई बात नहीं, जब भी छुट्टियों में आएगा सब बनाकर खिला दूँगी। पापा जी जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़े और बोले, तुमने ही तो उसे खिला खिला कर बिगाड़ा है, तभी तो कहता है कि हॉस्टल का खाना उसे पसंद नहीं है। उनकी चुटकी सुनकर उनके साथ साथ वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगे। खा पी करके सब आराम से सो गए। माँ ने सोने से पहले एक बार कान्हा जी के झूले को देखने गई तो देखा दिए बुझ रहे थे। उन्होंने उसमें घी डाला और प्रणाम कर सोने की तैयारी में लगी। तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी। उन्होंने किसी और का कॉल देखा तो फ़ोन की आवाज़ कम कर सोने की कोशिश करने लगी। थकान की वजह से तुरंत ही नींद ने उनकी आंखों को घेर लिया। आधी रात को लगा जैसे कोई उन्हें झकझोरते हुए उठा रहा है। वह उठकर बैठ गईं। मन नहीं माना तो तकिए के पास से मोबाइल निकाल कर देखा। सुबह के 4 बजे थे और लगभग 10 मिस कॉल थे। उन्होंने ना चाहते हुए भी उस नंबर पर रिंग कर दिया। पता नहीं उनके कानों ने क्या सुना, अचानक से चित्कार उठी। उनके चीख से पूरा घर थर्रा गया। जो जहाँ सोया था दौड़कर माँ के कमरे में आया। माँ अपने बिस्तर के नीचे बेहोश गिरी थी। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। सबको लगा कि जरूर कोई कीड़ा या सांप ने माँ को काट लिया है। आनन फानन में उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि किसी कीड़े या सांप ने नहीं काटा है। दवा दारू चलने लगा। माँ होश में आई और आते ही रोहन कहते हुए फिर से मूर्छित हो गई। बेटे का नाम सुनते ही पापा वहीं बैठ गए। उनका दिमाग सुन्न होने लगा। तभी शर्मा जी ने माँ के मोबाइल से उसी नंबर पर कॉल लगाया। उधर से जो कुछ भी उन्होंने सुना उनके होश उड़ गए। किसी तरह से परिवार वालों को ढांढस बांधते हुए उन्होंने उस शहर में चलने के लिए कहा जहाँ के हॉस्पिटल में रोहन जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। वहाँ पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से पता चला कि हॉस्टल में रहने वाले सीनियर स्टूडेंट के साथ हॉस्टल के कैंटीन में खाने को लेकर रोहन की कहासुनी हुई थी। दबंगई दिखाते हुए सीनियर स्टूडेंट ने कैंटीन के इंचार्ज को उसे खाना नहीं देने की हिदायत दी थी।
साथ ही उसे धमकाया भी था कि वो किसी से इसकी शिकायत नहीं करेगा, वरना उसे धक्के मारकर हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। जिस कारण रोहन ने पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। भूख से बेहाल वो कमरे में बेहोश पड़ा था। कोचिंग संस्थान की लचर व्यवस्था और वहाँ के सीनियर छात्रों की दबंगई ने एक बेगुनाह बच्चे को जिंदगी और मौत के बीच झूलने पर मजबूर कर दिया। पिता ने रोते हुए अपना सिर पीट लिया। डॉक्टर जो रोहन की जान बचाने में लगे हुए थे, उन्होंने कहा, आप लोगों को अपने बच्चे को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। शायद वो यही बताने की कोशिश कर रहा था। एक बात आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आता कि अपने बच्चे के दुनिया में आने के बाद में ही आप माँ और बाप कहलाए थे, फिर उनका कीमत आप क्यों नहीं समझ पाए? आपके लिए आपका बच्चा कीमती है, उसका कैरियर नहीं। डॉक्टर की बातों को पिता निर्जीव के समान सुन रहे थे। एकाएक उन्होंने डॉक्टर का पैर पकड़ लिया और जार जार होकर रो पड़े। डॉक्टर की कोशिश बेकार हो गई। कुछ दर्द की बूंदें उसकी आंखों से भी छलक गई थी। माँ को तो होश ही नहीं था। लगभग 2 महीने कोमा में थी। जब भी होश में आती है तो एक ही बात कहती है कि मैं हत्यारिन हूँ अपने बच्चे की। कान्हा जी के झूले में रोहन की तस्वीर रखकर पगली की तरह झुलाते हुए लोरी गाकर सुलाती है। मैं जागूं रे तू सो जा, ओ मेरे कान्हा। नियत कहिए या लापरवाही, माँ बाप का घोंसला उजड़ चुका है। अति महत्वाकांक्षी और दुनिया को दिखाने के चक्कर में उन्होंने अपने बच्चे के अंतर्नाद को अनसुना कर दिया था। काश एक बार सुन तो लेते। मैं इस कहानी के जरिए यही बताना चाहती हूँ कि आप बच्चों की भावनाओं को सुने, उसको समझें, वो क्या कहना चाहता है, अपनी ही मनमानी उस पर ना थोपें। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।